Hello everyone, how are you all people? So today we are going to discuss 5 quiz questions on 18th October, okay, from Inside on India website. But before that, let's give a active recall of SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट IMF इशू करता है बैकअप करने के लिए। सपोज करें अगर डॉलर जैसे कि जब एक पहले गोल्ड यूज करते थे हम, बट इतना सारा गोल्ड कैसे कोई रिजर्व रखेंगे। उसके बाद हमने जैसे डॉलर को यूज कर दिया, उसमें भी प्रॉब्लम आने लगी, सिर्फ एक कंट्री को ऐसे कैसे रिजर्व की तरह रखा जाए। तो उसके बाद XDR क्रिएट करी जिसमें और अदर कंट्रीज की जो करेंसी है उसको भी यूज किया गया। बेसिकली आप क्या देखते हैं इसमें, बोर्ड देख 2000 में जैसे लेटेस्ट अपडेशन हुई थी इसकी, जिसमें क्या देखा जाता है कि एक तो नंबर एक कि पिछले 5 साल में उस पर्टिकुलर जो करेंसी उसमें एक्सपोर्ट का क्या वो रहा है, रोल रहा है। नंबर टू, फ्रीली यूजेबल हो। फ्रीली यूजेबल में भी हम जैसे क्या देखते हैं कि फ्रीली यूजेबल में भी जो उसकी दो कंडीशन हम देख रहे थे। पहली कंडीशन थी कि जो उसका जो ट्रांजेक्शन है बेसिकली उस करेंसी में वो, ओके गिव मी अ मोमेंट प्लीज पीपल। तो हम क्या देख रहे थे उसमें, ये क्या था, वाइडली यूज में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है क्या उसमें वाइडली यूज होती है। इसके अलावा नंबर टू हम क्या देख रहे थे कि प्रिंसिपल एक्सचेंज जो मार्केट है उसमें वाइडली ट्रेडेड है या नहीं। तो एक्चुअली जैसे हम जब फ्रीली यूजेबल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे उसकी और जो कंट्रीज है उसको कितना एज ए रिजर्व होल्डिंग यूज कर सकती हैं। डेप्थ सिक्योरिटी जो मार्केट है उसमें उसकी डिनोमिनेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वो वॉल्यूम कितना है ट्रांजेक्शन का, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में उसका वॉल्यूम कितना है, ट्रेड फाइनेंस में उस पर्टिकुलर करेंसी की वॉल्यूम कितनी है। और अगर इसके अलावा हमने क्या देखा था कि जो 85 क्या देख वो जो, अगर सपोज करो किसी भी मेंबर को ये, अगर इस जब हम बात करते हैं कि एलोकेशंस की बात करते हैं तो उसमें कितने वो वोटिंग की वो चाहिए होती है, लगभग 85% जो पीपल हैं। मतलब मान लो किसी को हम SDR एलोकेट कर रहे हैं ना, जर्नल एलोकेशन ऑफ SDR कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग द जनरल एलोकेशन ऑफ SDR, तो 85% ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ मेंबर, टोटल वोटिंग पावर ऑफ मेंबर, तो मेंबर कंट्री का खुद का कंसेंट भी चाहिए होता है। इसके अलावा जो टोटल 85% के जो टोटल मेंबर है उनकी जो वोटिंग पावर 85% उसका अप्रूवल भी चाहिए होता है। ये हमने देखा था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, जैसे वर्ल्ड बैंक का जो एक वो पर्टिकुलर शाखा जो IMF ये दोनों आए थे। इसके अलावा और क्या देखा है आप, ऐसे आपके ऑफिशियल रिजल्ट को सप्लीमेंट करता है SDR अपने रिपेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन। अगर इवन आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात करते हो 4.5 से लेकर 10 साल में आपको 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या करना पड़ता है, वापिस से पे करना पड़ता है। अगर आप SDR ले रहे हो, बोरो भी कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। ये सब आप कर सकते हैं, जनरल ओवरव्यू हो गया। इसके बाद अगर हम दो अकाउंट की बात करते हैं, करंट अकाउंट की बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में जैसे कि ट्रेड इन गुड्स, नंबर टू ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि जब बिना गुड्स एंड सर्विसेज की मनी ट्रांसफर होती है तो उसमें जैसे रेमिटेंस हो गया, ग्रांट्स हो गई, ये सब ट्रांसफर पेमेंट्स की बात करते हैं, करंट अकाउंट की देखिए। जिसके बाद जब कैपिटल अकाउंट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट देखते हैं, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लोन्स वगैरह होते हैं, बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट होती है, सब किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। फिजिकल डेफिशिएंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, फिजिकल डेफिशिएंट का मतलब होता है कि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसीविंग जो आपके रेवेन्यू है वो कम है। और आपको अगर याद हो काउंटर साइक्लिक और प्रो साइक्लिक, काउंटर साइक्लिक में क्या होता है कि एक जो गुड टाइम होता है उसमें क्या हो जाते हैं, वही आपको जो वो कॉन्ट्रेरी जो होती है वो पॉलिसी यूज करते हैं, एक्सपेंसिव जिसमें मतलब एक्सपेंसिव का एक्सपेंड्री जो है वो एक्सपेंसिव जिसको आप बोलेंगे कि ज्यादा फंड आप फ्लो कर दे मार्केट के अंदर। बैड टाइम्स भी हम व्यू यूज करते हैं, जैसे रिसेशन टाइम में हम ये वाली पॉलिसी यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा मनी सप्लाई करने की जरूरत होती है मार्केट में, जिसको मतलब एक्सपेंड करने की जरूरत होती है। एक्सपेंसिव पॉलिसी ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्टिव रिकॉल की ओर ध्यान दें तो हम क्या देख रहे थे वो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट की जब हम बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जिसमें किसी तरह का आपके पास लाइबिलिटी क्रिएट ना हो, आपके पास कोई एसेट रिड्यूस ना हो, वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। और अगर कैपिटल रिसिप्ट का बेसिकली मतलब क्या है, जो या तो आपका कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है कहीं ना कहीं से, जैसे डिस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, आप अगर PSUs को कम्प्लीटली सेल भी कर रही है तो उनकी ओनरशिप ट्रांसफर कर रही है। इसके अलावा जब हम और क्या बात कर रहे थे कि उसमें, या फिर आपका क्या हो जाए कि लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, जैसे बोरोइंग वगैरह जब गवर्नमेंट करती है तो वो क्या होती है,
लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो वो क्या आता है, कैपिटल अकाउंट उसमें डाल देते हैं, रिसिप्ट में डाल देते हैं। इसके अलावा मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान भी हमने देखा हुआ है। मोनेटाइजेशन प्लान का मतलब है कि जो आप अपने एसेट हैं उनको, उनसे मनी क्रिएशन करें, उनको मोनेटाइज कर दे। सपोज करें गवर्नमेंट के पास कुछ हाईवेज है, उनको मोनेटाइज कर दे, गवर्नमेंट क्या करे, उनको कहीं और पे दे दे, किसी और को लीज पे दे, ओनरशिप अपने पास रख ले। अब वो तो, और उसको लीज पे दे दे कि आप इसे यूज कर लिए, पैसा आप कमाए, हमें फिलहाल इतना पैसा दे दे, बाकी आप अपना पैसा इनको एसेट को यूज करके कमाते रहे। तो एक बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, उसने भी अपना ये जो वो उसने भी कुछ मोनेटाइजेशन प्लान वगैरह किया था। वो किस मिनिस्ट्री के, वो एक तो किस एक्ट के अंदर था, इंडियन ट्रेड एक्ट के रिलेटेड कुछ एक्ट था उसमें, जहाँ तक हम याद कर पा रहे हैं। और मिनिस्ट्री कौन सी थी वो मैं भी याद नहीं कर पा रही हूँ। जो जीडीपी की, जो जैसे जीडीपी की जब वैल्यू हम निकालते हैं तो जो डेटा कलेक्ट करता है जीडीपी के रिगार्डिंग कि कितने गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस वो करता है। ये किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये वाली मिनिस्ट्री मुझे थोड़ा हल्का फुल्का याद रहेगा कि मिनिस्ट्री प्लानिंग से रिलेटेड है, ये हो गया। इसके अलावा जैसे मोनेटाइजेशन के बारे में हमने देख लिया, ग्रीन फील्ड होते बिल्कुल नए वाले, ब्राउन फील्ड होते हैं जिनको ऑलरेडी अपग्रेडेशन किया जाए, शायद वही ब्राउन फील्ड है वो। इसके अलावा अगर मैं कुछ और रिकॉल कर पाऊँ, इन्फ्लेशन से रिलेटेड मेजर्स के में हम किसी बात करते हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड मेजर डिफ्लेटर की बात करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, जो हमें बताता है कि भाई कितना चेंज इन द प्राइस हुआ है बेस ईयर से, जो कि हमारे यहाँ पे 2012 है टू जो करंट ईयर है, उसमें सिर्फ जीडीपी की वैल्यू सिर्फ जो मनी में जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से कितनी बढ़ी है। इसके अलावा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये भी इन्फ्लेशन मेजर है, इनमें बास्केट होती है। बेसिकली जीडीपी में से कोई ऐसा उसकी बास्केट नहीं होती, वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ये जो सीपीआई है वो कंज्यूमर बेस है कि कितना कंजप्शन के हिसाब से मोर वेरी करता है। तो this is a little active recall. Let's move to the next question. India is a member of which of the following constituent of the World Bank Group? Multilateral Investment Guarantee Agency. Number 2, International Center for Settlement of Investment Dispute. Number 3, International Development Association. नंबर 4, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो इसका मेंबर तो इंडिया होगा, हम आगे चलते हैं। तो जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट में भी इसका मेंबर भी होगा, मुझे एक्चुअली ये आइडिया नहीं है, लेकिन हमारी जो शिकायतें होती रहती है, जैसे कि जो हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, उसके रिगार्डिंग भी हमारी शिकायतें काफ़ी सारी चलती रहती है। अभी यूएसए ने और आपसे सहमति थे जो उन्होंने हमारे अगेंस्ट कुछ इस तरह की कंप्लेंट की हुई थी, उन्होंने हटा ली थी, शायद कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी आपसे सहमति से दोनों देशों ने अपने इस तरह की वहाँ से हटा ली इस तरह की जो कंप्लेंट है। इसके अलावा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस इवन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, so I will not try to give any kind of answer in this. So if you, anyone from you people know, so mention in the comment box, save your time. If it's consuming your time, then don't waste your time here, just do something productively. But if it helping you in something active, recall things, suppose let me tell you one thing, no matter how many time you read something or specific things, it will just give you the false sense of learning, false sense of knowledge. It will, when you will gonna need it, there will be, you will gonna find out that there is nothing that you can recall, especially in the time of stress time. So it's a better thing, it's a great thing if you can do something that can help you to active recall, active learning, retrieval of the information much more better way. Ultimately that is going to be saved in the permanent memory, and that is only the thing that are going to be matter. Okay. Number 2, consider the following statement regarding International Monetary and Financial Committee. Okay. International Monetary and Financial Committee advise the International Monetary Fund Board of Governors on the supervision and management of international monetary and financial system. Number 8. Currently, India is a member of IMFC, and International Monetary and Financial Committee has the formal decision-making power, and its recommendations are binding on the member countries. I don't know the answer. Let's move to the. Consider the following statement regarding development financial institution. Okay, हमें शायद डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में हल्का फुल्का आइडिया है। अगर हमें हल्का फुल्का आइडिया नहीं, एक्चुअली मुझे ना इनका आइडिया नहीं है, ये जो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सपोज करें कोई एक कंपनी है,
इस कंपनी को लोन चाहिए, इसके पास क्या है, या तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उनसे लोन ले ले भाई, या ये जाए और बैंक से ले अपना लोन ले ले। पर आप ही बताएं, देखो अगर ये रिलायंस कंपनी है तो बैंक कहेगी प्लीज मुझसे लोन ले लो, प्लीज मुझसे ले लो, क्योंकि बैंक को लगता है ना कि भाई अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, ग्रोइंग इतनी बड़ी कंपनी है, ग्रोन कंपनी है, तो मतलब रिटर्न आने के उतने ही चांसेस है। रिटर्न आने का मतलब क्या है, रिटर्न आएंगे सिर्फ पैसा जो आपने प्रिंसिपल दिया वही थोड़ी रिटर्न आएगा, साथ में इंटरेस्ट भी रिटर्न आएगा, तो मतलब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तो कन्वर्ट होगा नहीं। इसके लिए इनको इंश्योरेंस कंपनी भी ये सोचती है कि इतनी बड़ी कंपनी ले रही है तो हमसे ही ले ले, रिटर्न भी आएंगे और सारी चीजें भी है, सिक्योरिटी भी है देने की, तो क्या है। लेकिन अगर एक ही मैं जाऊं और मैं कहूँ सर मुझे एक कंपनी ओपन करनी है, प्लीज आप मुझे इतना बड़ा लोन दे दे, तो क्या करेंगे बैंक, अवॉइड करेंगे कि ऐसे तो क्या पता नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाए, क्या पता वापस आए ना आए, इंटरेस्ट की तो बात दूर, प्रिंसिपल भी वापस लौट के ना आए। तो क्या था कि छोटी कंपनियां जो है, और यही हो रहा था कि बड़ी कंपनियों के लिए तो सब अवेलेबल थे, छोटी कंपनियों को कोई लेन देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट सोचा कि आरबीआई ने, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई तो 1934 से, ये सब आज़ादी से पहले की बात है, आज़ादी के बाद नहीं बने, आज़ादी से पहले ही बन गए। उन्होंने सोचा कि ऐसे क्या किया जाए कि इन छोटी कंपनियों को भी लोन्स वगैरह, फंड वगैरह आराम से मिलते रहे। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। आजादी से पहले फर्स्ट डेवलपमेंट हमारे पास बन चुके थे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कर रही थी, बाद में स्टेट लेवल जैसे कि चीजें ठीक नहीं हुई तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप स्टेट लेवल पे भी कुछ इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो करे। अगर ये कुछ रहा तो मैं अलग से एक इसका ना आज ही डिस्कस कर लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अभी ये इन्होंने पूछ ही लिया है तो ये डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, तो इन्होंने क्या पूछा है, ये एक्चुअली मुझे जो जनरल ओवरव्यू याद आ रहा था, या जो मैंने सोचा कि जनरल ओवरव्यू अपने आप ले लें, तो उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जो हमें याद नहीं है। Development financial institutions provide risk capital for economic and development project for the non-commercial basis। अब मुझे ये समझ नहीं आया नॉन कमर्शियल का मतलब क्या है। इन इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज ऑपरेशनलाइज्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। हाँ, ये मैं आपको बता ही रही थी कि बिफोर इंडिपेंडेंस से ही इस चीज चल रही है ये। विद द सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मे बी ये हो सकता है ये वाला इंस्टीट्यूशन। During the pre-liberalized era, India had development financial institutions that were primarily engaged in development of industry in the country. Yeah, that is true. Is it true? In India, ये भी ट्रू हो सकता है। एक्चुअली मुझे ना ये समझ नहीं आया, तो थ्री हम बात करते हैं 2 और 3 की। अब तीनों तो दिए ही नहीं हुए, ये तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आया, जो समझ नहीं आया वही मान लो गलत है। इसलिए ये भी हो सकता है कि ये वाला इंस्टीट्यूशन ना हो, काफी सारे इंस्टीट्यूशन है उसमें, याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो हम फिर भी मान के चलते हैं कि 2 और 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ओके, ये आ गया, बेस इरोजन कर रहे हैं लोग, प्रॉफिट शिफ्ट कर रहे हैं अपना, दैट इज रॉन्ग थिंग ना। Base erosion and profit shifting refer to the phenomena where companies invest in host countries, vice versa, via shell companies situated in tax haven to reduce their tax liability। Suppose करो ये है इंडिया होस्ट कंट्री, और ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ता, तो यहाँ पे इन्होंने एक ऐसी नाम की बेनामी कंट्री बनाई जिसका बस नाम नाम है, बाकी उसका कुछ भी नहीं है भाई, ना वो कोई प्रोडक्शन कर रही है, ना कोई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे लोगों को जॉब मिली हुई है, ना कोई वर्क एम्प्लॉयमेंट है। बस सिर्फ उन्होंने एक नाम की कंपनी बनाई, जो इसका जो एड्रेस है, वो लोकेशन है, वो कहाँ की एक ऐसी कंपनी की है जो क्या क्या है, टैक्स हेवन कंट्री, यानी कि वहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगता आप पे। ये नाम की कंपनी बनाई अपना, ये इसने यहाँ पे फंड इन्वेस्ट किए, इसने यहाँ पे फंड इन्वेस्ट किए, मान लो इसने अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करने के लिए, भाई अपने टैक्स ज्यादा ना देने के लिए यहाँ पे अपने फंड ट्रांसफर कर दिए सेल कंपनी में, और सेल कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। तो बेसिकली सिचुएटेड इन द टैक्स हेवन टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, ये तो हो गया जी, ये हो सकता है बेस इरोजन, अपने बेस को यूज कर दिया और प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया। नंबर 2, इंडिया हैज रेटिफाइड द मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू implement tax treaty related measure to prevent this। ये मुझे पता नहीं है रेटिफाई किया है नहीं किया है। तो मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी, कन्वेंशन की बात हो रही है, दो चीजें होती हैं, एक कन्वेंशन होती है और एक क्या होती है, बाद में बताएंगे। रिलेटेड मेजर टू प्रिवेंट बेस इरोजन इन आउटकम ऑफ वर्ल्ड बैंक बेस इरोजन प्रोजेक्ट, ये एक्चुअली मुझे नहीं पता, तो सारा ये थोड़ा सा आइडिया था बेस इरोजन को हम ये किए कहते हैं, बट ये मुझे ये नहीं पता कि इन तीनों में से
कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। वर्ल्ड बैंक आउटलुक रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा रहता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, मुझे ना इसलिए हमेशा ही कंफ्यूजन रहती है, ये आईएमएफ इंट्रोड्यूस करता है या वर्ल्ड बैंक वो करता है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वर्ल्ड बैंक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने आईएमएफ भी सुना है इसके रिगार्डिंग। चलो मैं गैसिंग करती हूँ। स्टार्ट। ओह माय गॉड, कि मेरा मन नहीं है वर्ल्ड बैंक कहने का, फिर भी मैं वर्ल्ड बैंक कह रही हूँ। सो चलो लेट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं आईएमएफ कह दूं। लेट्स सी। ही इज अ मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑल थ्री। ओके, ऑल थ्री, ओनली थ्री। ओके, ऑल थ्री नहीं, ओनली थ्री। सो इनकरेक्ट क्या है? India is a member of four of the five constituent of the World Bank. Okay. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इसका भी मेंबर है। जैसे ये वर्ल्ड बैंक के कंपोनेंट है। अब पांचों की पांच ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक के कंपोनेंट है, जिसमें से चार ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है। नंबर एक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये जो है ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्ट डेवलपमेंट, इसका तो चलो हमें लग गया था, क्योंकि ये वही चीज़ है जो आईएमएफ के साथ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी उसके बाद जो स्टेब्लिश हुई थी, दिस एंड आईएमएफ दोनों हुई थी ना, तो इसको वर्ल्ड बैंक में कंस्टिट्यूट हो गई है। फिर नंबर थ्री, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, इसका भी मेंबर है। नंबर फोर, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी मुझे लग ही रहा था कि कहीं इसका मेंबर ना हो, क्योंकि सारे इंडिया के खिलाफ ही डिसीजन होते रहते हैं इसमें सारे। India is not a member of International Center for Settlement of Investment Disputes. India has been accessing funds from the World Bank mainly through the ये Reconstruct Development Bank and ये Development Agency for the various development projects. तो हम क्या करेंगे, जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है उसका मेंबर भी है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है उसका। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट उसका मेंबर भी है। इंटरनेशनल बैंक डेवलपमेंट एसोसिएशन का भी मेंबर है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का भी मेंबर है। जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है उसका मेंबर इंडिया नहीं है। ये हमने ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के बारे में। चलो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। लिटिल ओवरव्यू अबाउट आईएमएफ। ये एक इसकी जो पेड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की, वो कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पेड ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बात, ये जो आईएमएफ है वो उसमें 24 मेंबर होते हैं। जो कि जिसमें सेंट्रल बैंक गवर्नर होंगे, मान लो जैसे हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई, उसके जो गवर्नर होंगे वो इसके मेंबर हो सकते हैं, या कोई मिनिस्टर होगा इसका मेंबर, या फिर अदर कंपेरेबल रैंक जो होती है हु आर यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द फंड मेंबर कंट्री। जो फंड मेंबर कंट्री है उनके गवर्नर में से यहाँ पे मेंबर आते हैं। पहली बात, ये ऑपरेट करती है कंसेंसस पे, इंक्लूडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ इट चेयरमैन, वो भी किससे होगा? आम सहमति से होगा। करंटली इंडिया इसका मेंबर है, ये हमने देखना है। ए नंबर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक इसके पार्टिसिपेट करते हैं इसके मीटिंग्स में एज ए ऑब्जर्वर, ये हमें देखना है। इसके अलावा कि जो ये तो हो गया। पहले ऐसे मतलब इसकी कोई कंसेंसस नहीं थी कि जो ये है इसकी चेयर होगी। अ, भाई ऑन इसके जो रूल्स ऑन द टर्म लिमिट्स वगैरह की, इसकी लिमिट कितनी होगी, इसकी टर्म्स में जो लिमिट कितनी होगी, लेकिन 2007 के जो चेयर्स है वहां से लगभग 3 साल की कमीशन मान ली गई है कि 3 साल के लिए जो इसकी टर्म है वो रहेगी। ठीक है। इसके अलावा हमें क्या देखना है? इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो आईएमएफ है वो एडवाइस करती है, रिपोर्ट करती है किसको? जो आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं उनको। किस पर? ऑन द सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस मॉनेटरी, इंटरनेशनल की जो मॉनेटरी इश्यूज हैं या फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ये क्या करती है? सुपरवाइज करती है, मैनेजमेंट करती है, उस पर रिपोर्ट करती है, एडवाइस करती है, इंक्लूडिंग ऑन द रिस्पॉन्स टू अनफोल्डिंग इवेंट दैट में डिस्टर्ब द सिस्टम। इसमें कोई ऐसे कुछ फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है इन पे, लेकिन ये जैसे एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है टू वर्क एंड पॉलिसीज ऑफ द फंड। ओके, आई थिंक दैट इज all which we are discussing। और ये साल में 2 बार मिलती है, ये हम देखेंगे। साल में 2 बार
इसकी मीटिंग होती है। पहली बात, कंट्री इसका इंडिया इसका मेंबर है। जी हाँ, इसका इंडिया एक मेंबर है जो ये एडवाइस करती है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है ऑन द सुपरविजन एंड द मैनेजमेंट ऑफ मॉनिटरिंग फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमने देख लिया, ये भी ठीक है। ये फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर एंड ये गलत है, बाइंडिंग नहीं होती है फॉर्मल डिसीजन, बस ये गाइडेंस है जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है आईएमएफ को। ये तो हमने देख ही लिया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम एक पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी, बस फिर उसको डिस्कस करेंगे पीडीएफ को ही। डेवलपमेंट फाइनेंशियल ये क्या था एक्चुअली, मैंने शायद ये कहा था, इसका आंसर मेरा गलत हो गया। पहली बात ये कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड रिस्क कैपिटल फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये तो बिल्कुल है कि रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनका जो मेन मोटो था, बैंक का जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनका मेन मोटो था प्रॉफिट। इनका मेन मोटो होता है कि भाई जो ये है कि पब्लिक में जो है ये डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट इनका मेन इशू होता है, मोटो होता है, और नॉन कमर्शियल बेसिस। पहली बात, इन इंडिया द फर्स्ट, ये तो हमने देख लिया था, ये एक्चुअली आई वाज नॉट, मैं ये कह रही थी ना, ये तो जो है कि इंडिपेंडेंस से पहले की चीजें हैं ये, बट मैं ये श्योर नहीं थी कि वो IFCI है या किसी उसका नाम कुछ और है। पहली बात, ड्यूरिंग द प्री लिबरलाइज्ड एरा इंडिया हैड a DFI that were primarily engaged in development of industry in the country, that was, ये तो वैसे भी ट्रू था, हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन भाई यहाँ से भी ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनको आप डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। इसका पूरा अच्छे से ओवरव्यू लेंगे, पूरे टॉपिक का ही ओवरव्यू कर लेंगे ताकि कोई क्वेरी ना रहे। It is a financial institution that provide risk capital for economic development and project for non-commercial basis। तो ये हमने जैसे हमने देखा था ना कि भाई बैंक अपने प्रॉफिट सीकर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी थी वो प्रॉफिट सीकर थी, वो सिर्फ उन कंपनियों को लोन प्रोवाइड कर रही थी जहाँ उन्हें लगता था कि यहाँ से प्रॉफिट रिटर्न आएंगे, और जो छोटी कंपनियां थी जो डेवलप होना चाहती थी उनको लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, क्योंकि दे वर न्यू कंपनी, सो दे वर नॉट श्योर वेदर द रिटर्न विल बी, they will get return or not, that's why they decide, usually they do not provide a loan to that kind of company. That's why government look at this, and the central bank and government introduce a new concept, that is development financial institution, just to provide the risk capital for the economic development project on the non-commercial basis. During the pre-liberalized era, before the liberalization, after the liberalization, the importance of the development financial institutions has reduced, and so many of them has merged with the banks. But during pre-liberalized, before the pre-liberalized, in sorry, pre-liberalized before and during pre-liberalization से पहले, India had development financial institution which were primarily engaged in development of industry and in the economy. That is true. In India, the first development financial institution was operationalized in 1948 with the setting up of the Industrial Financial Corporation. Subsequently, the Industrial Credit and Investment Corporation of India was set up by the backing of the World Bank in 1955. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट DFI वाज ऑपरेशनलाइज्ड, इसने क्या पूछा था? अच्छा, ये ऑपरेशनलाइज्ड की पूछ रहे हैं। आई मीन सेटअप तो पहले हो चुका था जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ऑपरेशनलाइज्ड इतना लेट हुआ है। लेट्स सी। एंड ये, हाँ, ये वर्ल्ड बैंक की बैंक, ये हम अच्छे से वो भी देंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1964 टू प्रमोट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्री। इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट नाउ दिस अ वेरी स्मॉल explanation, we will look at this, what all the concept of that particular thing. So ये वही उन्होंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3, बेस यूज इन प्रॉफिट शिफ्टिंग। Okay, we are not sure about these two things. Let's see. Only statement 2 is correct. Okay, even that is wrong too. तो इन्होंने क्या कहा कि जो मल्टीलेटरल कन्वेंशन है to implement tax treaty related measure to prevent base erosion and profit shifting is the outcome of Organization of Economic Cooperation and Development, लगभग 36 कंट्रीज का समूह है या फिर G20 प्रोजेक्ट टू टैकल base erosion and profit shifting, tax planning strategy that exploit gaps and mismatch in tax rule to artificially shift profit to low non-tax location where there is a little and no economic activity, resulting in a little or no tax being paid. The companies need not invest twice
cell companies can be accused of this. So okay, this is tricky one. India has ratified multilateral convention to implement tax treaty related measure to prevent, ये तो है। और ये आउटकम की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट G20 की ये आउटकम है पहली बार। इन्होंने ये जो पूछा होता है ना, बेस यूजन प्रॉफिट शिफ्टिंग रेफर टू द फिनोमिना वेयर कंपनीज invest in the host country via sell companies situated in the tax haven to reduce their tax liability। है ना, डेफिनेशन अगर हम बात करें बेस रीजन प्रॉफिट शिफ्टिंग की, तो वही होता है कि जब कोई मल्टीनेशनल जो कंपनी या कुछ लूप होल का फायदा उठा के, जो लो वगैरह है उनमें कोई भी ऐसे लूप होल्स वगैरह हो या कोई ऐसी चीज हो जिसका वो फायदा उठा के अपने जो टैक्स जो है वो पेड करने से बचती हैं, या फिर जो अदर कंट्री है उसके थ्रू अपना ये जो कोई भी ऐसा एक्सटेंड प्लान लेके आते हैं जिससे वो अपना प्रॉफिट को शिफ्ट कर सकें बेसिकली। ऐसे तो कोई शेयर कंपनी की हम ऐसे इंक्लूड नहीं करते कि यही डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो बेसिकली प्रॉफिट शिफ्टिंग बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग की है कि जब कंपनीज जो भी कुछ इस तरह के लूपहोल्स रह गए हैं लो मेकिंग में, उनका फायदा उठा के अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती हैं, वो बेसिकली बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये जो है उनका ही ये जो है ट्रीटी जो मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर टू प्रिवेंट दिस, वो इसी के आउटकम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। सो लेट्स मूव टू here is the next question. World Economic Outlook देखा, I was saying that why do I have seen that it's the IMF, पर मेरे World Bank करे था, I was guessing कि I always get confused in that. I don't know. I have to implement any kind of trick or image in my mind. Okay. Each year IMF release two World Economic Outlook report. One each in अप्रैल, एक अप्रैल में रिलीज करता है, एक अक्टूबर में रिलीज करता है, अभी अक्टूबर चल रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अपडेट टू दीज टू इन जनवरी और जुलाई में इनकी अपडेट्स भी आती हैं। सो हमने क्या देखा, आईएमएफ क्या रिलीज करता है साल में दो बार, एक बार किसमें अक्टूबर में और एक बार कब, आप ही बताएंगे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो जून और जुलाई और जनवरी में इसको एक बार अपडेट भी करता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप्स हैं उसके 4 ग्रुप्स का तो इंडिया मेंबर है, से फाइनेंशियल डेवलपमेंट एजेंसी है, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, फाइनेंस, ये क्या हो गया, चलिए, जो फाइनेंस वाले जो सेक्शन है उससे रिलेटेड जो वो डिस्प्यूट सेटल वाला मैकेनिज्म है उसमें इंडिया मेंबर नहीं है, वो हमने देखा है। ब्रिटेन वुड की दो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड ये आईएमएफ है। आईएमएफ वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है, ये याद रखेंगे, दो बार प्रोड्यूस करता है साल में, वन इज इन सितंबर, वन इज इन अगस्त आई थिंक, सॉरी अक्टूबर की बात हो रही थी, जो जनवरी और जुलाई में उसको एक बार अपडेट भी देता है। इसके बाद जो आईएमएफ की जो एक इसमें एक बॉडी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल, ये जो कमेटी है, 2 साल में 2 बार मीटिंग होती है, गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करती है। इसमें 24 मेंबर होते हैं, 24 जो मेंबर कंट्रीज है उनके ये मेंबर होते हैं, गवर्नर लेवल के जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल के जो रिस्पेक्टिव टाइप के होते हैं वो। इसमें इंडिया फिलहाल इसका मेंबर है, जी हाँ है। बाइंडिंग इसकी ऑब्लिगेशन होती है, जी नहीं होती। एडवाइजरी होती है, ये मतलब ऐसे एडवाइस करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जी। इसकी मीटिंग में कौन, ये वर्ल्ड ग्रुप, ये बैंक वगैरह ये भी ऑब्जर्वर की तरह आते हैं इसमें। हो गया एक जनरल, इसका भी हो गया। ये बेस यूजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब है कि जो लूप होल हमारे लॉ में रह जाते हैं, जो कंपनियां यूज करती हैं अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करने के लिए, उसको ये बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने जैसे एक वो जो क्या था कि मल्टीलेटरल ये जो ट्रीटी इन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है, कि बड़ा लंबा सा नाम था, मैं नाम भूल रही हूँ ट्रीटी का, कि जो ट्रीटी अगेंस्ट द बेस यूजन प्रॉफिट शिपिंग के अगेंस्ट ट्रीटी है वो याद रखेंगे हम। इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है उस ट्रीटी को, 2017 से ही करा हुआ है, शायद 21 में अब स्टार्ट भी हो जाएगी जो भी जो मेजर्स वगैरह हैं। तो ये हमने आज का डिस्कस किया। ओके आई थिंक, ओ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करी, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो ऑपरेशनलाइज हुआ था वो इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट वाला जो इंस्टीट्यूशन यानी कि 48 में कह रहे थे शायद ऑपरेशनलाइज हुआ है, यू कैन सी इसको। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो अब हम अभी देखते हैं उसके आगे, हमें पूरा मैं स्लाइड एक बार पुट कर देती तो उसको ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए देखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स सी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। थैंक यू फॉर लिसनिंग पीपल, थैंक यू वेरी मच।